नमस्कार साथियों। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल फिनट्यूब हिंदी में। आज हम बात करेंगे कि क्या एफआईज है वो वापस भारत लौटेंगे कि नहीं, और कैसे अपना जो स्टॉक मार्केट है वो आगे जाएगा। और इस कैप की बात अभी हम थोड़ी देर बाद करेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके बारे में, जो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और अभी हम जो बात करेंगे वो ईरान और अमेरिका के बारे में, कि क्या मुझे ऐसा लगता है, क्या मेरा ओपिनियन है कि क्या हो सकता है आने वाले समय में। क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो सैटरडे को देखिएगा और संडे को देखिएगा, तो मैंने यही बात बताया था कि स्टॉक मार्केट ट्रम्प के बात को सीरियस ही नहीं ले रहा है। ठीक है। और मार्केट में बहुत प्रेशर है। कुछ लोग हड़बड़ हड़बड़ करके जो एग्जिट किए हैं वो इंटर करने के लिए रेडी है। कुछ लोग का मानना ये है कि एक बार मार्केट या तो नीचे चला जाए तो मैं एंटर करूं, या मार्केट थोड़ा 5-10% ऊपर चला जाए तब मैं फ्री रिस्क में एंट्री लूं। हर आदमी का अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है। अगर पर्सनली मेरा व्यू जानेंगे तो मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ मार्केट को जहां जाना है जाएगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे स्टॉक अच्छे हैं। मेरे आज परफॉर्म नहीं करेंगे, कल परफॉर्म नहीं करेंगे, परसों ज़रूर परफॉर्म करेंगे जब मार्केट ठीक होगा। और मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम इसमें और पैसा डाल सकते हैं। हम एफआईज की बात हम आज इसलिए करेंगे, क्यों करना ज़रूरी है। काफ़ी पिछले 2000 आप जब 20 से 19 से इनफैक्ट जब आप डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एफआईज, फॉरेन इन्वेस्टर, जो फॉरेन के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, वो कितना पैसा हर साल निकाल के लेके जा रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? यही एफआईआईज भारत में बहुत अच्छे इन्वेस्टर थे, और आज पिछले 5-6 साल से ये हर दिन एक बहुत बड़ा नंबर निकाल के लेके जा रहे हैं। हम आपको हर साल वाइज 2019 में कितना निकाला या डाला, 2020 में वहां से लेकर 2026 अभी तक कितना पैसा निकाला है उन्होंने, मैं आपको साल दर साल मैं आपको बताऊंगा। और जो डीआईज है, हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, जो हमारे भारत के जो लोग हैं, या जो हमारे जो बहुत बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो कितना पैसा डालते हैं और वो पैसा आता कहाँ से है। और एक मुझे तो एक ऐसा लग रहा है, मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही है कि एफआईआईज और डीआईज की एक इंटरनल जो लड़ाई है, जो फाइट है वो चल रही है। उसके पीछे की साइकोलॉजी हम लोग जरूर समझेंगे कि क्यों एफआईआईज जो धपाधप पैसा यहाँ से निकाल रही है, जबकि हमारा सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ इकोनॉमी है इंडिया का जीडीपी। तो क्यों हम लोग 5 ट्रिलियन पहुंचने वाले हैं? मोदी जी हमेशा बोलते हैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करेंगे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करेंगे, बशर्ते अभी हम लोग 4.25 ट्रिलियन पहुंच चुके हैं। 0.75 परसेंट केवल बाकी है, जो हम लोग मुझे लगता है कि ये 26 खत्म होते होते या 27 अप्रैल तक हम लोग पहुंच जाएंगे, जो मेरा अनुमान है। अब बाकी आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एफ आई की जो सेलिंग आई है, देखिए 2019 में एफ आई 39,880 लाख करोड़, ये सारे लाख करोड़ में हो गए। 39,880 करोड़ रुपए जो है वो आ, आपका एफ ने खरीदा था। ठीक है। अभी जो खरीदा है उसकी बात कर रहे हैं। 2020 में 65,000 करोड़ 246 करोड़ की बाइंग आई थी एफ की। 2021 से बेचना शुरू कर दिया एफ। कितना शुरू कर दिया? 2021 में 92,269 उनासी सॉरी उनासी रुपए की 92,279 करोड़ की जो सेलिंग है वो एफ ने की है। और 2022 में 2,78,429 रुपए की सेलिंग की है। मतलब ये इतने पैसे का शेयर जो इन्वेस्ट किए थे वो धीरे 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 करके वो एफ निकाल रहे हैं। इसका मतलब यही है। 2023 में 16,510 करोड़ एफ निकाल के चले गए। 2024 में 3,02,434 करोड़
साथियों एफआईज निकाल के चले गए। 2025 में फिर से 3,06,419 करोड़ एफआईज फिर से निकाल के चले गए, और 2026 में अभी तक 2,12,819 करोड़ रुपए वो एफआईज निकाल चुके हैं। ठीक है, और जो डीआईज ने खरीदा है अभी कुछ साल में, वो भी मैं आपको फिगर बताऊंगा। 2019 में 42,257 रुपए 42,257 करोड़ का जो बाइंग है वो अपने डीआईज की है, जो इंडिया में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो जो इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं वो। और 2020 में 35,663 करोड़ रुपए निकाल लिए डीआईज ने, इंडिया के जो डीआईज हैं वो। 2021 में 94,574 करोड़ रुपए डाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, उनकी बाइंग है। फिर 2022 में 2,76,698 करोड़ की बाइंग है। यहां से लगातार डीआईज बाइंग करते जा रही है, ये बहुत नोट करने वाली बात है, मैं आपको बता रहा हूं। 2023 में 1,84,650 रुपए के डीआई की बाइंग है। 2024 में 5,26,543 रुपए की बाइंग है। 2025 में जो सबसे बड़ा नंबर है, 2025 में डीआईज ने इतनी बाइंग की है, इतनी बाइंग की है कि जिसका आप हिसाब भी नहीं लगा सकते हैं। डीआईज ने बाइंग की है 7,88,184 रुपए की बाइंग की है दोस्तों। 7,88,184 करोड़ रुपए की बाइंग की है। ठीक है, 2025 में। और 2026 में अभी तक जो बाइंग कर चुकी है वो 2,85,479 करोड़ की बाइंग कर चुका है डीआई। तो ये एक इनविजिबल, ये एक चल रहा है लड़ाई, जो मुझे ऐसा फील होता है। हर दिन आप रिपोर्ट में देखेंगे, जैसे आज का भी अगर हम रिपोर्ट देखते हैं तो एफआईएस की सेलिंग है 1919 करोड़ रुपए की, और डीआईएस की बाइंग है 2,221.30 करोड़ की। तो आपने देखा कि पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खरीद रहे थे, लेकिन अभी इतने साल से वो सारा पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट से धीरे 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 एवरी डे वो निकाल के लेके जा रहे हैं। क्या ये वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, अभी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। और डीआईज सारा पैसा जो भी है उनके पास, वो पूरा पैसा लगा रही है। हम लोग तो इनफैक्ट ये भी मानने लगे हैं कि कोई इंडिया में एक ऐसा है जो एंजल इन्वेस्टर है, जो इतने सारे पैसे अपने स्टॉक मार्केट में डाल के स्टॉक मार्केट को मजबूती से होल्ड किए हुए हैं। फॉरेनर है जो बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ से सारा पैसा निकाल लेंगे, इंडिया का जो निफ्टी का पी है उसको सस्ता करेंगे, और फिर पैनिक क्रिएट होगा। फिर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो इक्का दुक्का जैसे कुछ लोग जो छोटे मोटे वो भी अपना पैसा निकालेंगे, तब मार्केट और सस्ता होगा, तब वो एंट्री पॉइंट अपना बनाएंगे। एफआईज ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन इस बार एफआईज पिछले 5-6 साल से वो फेल हो रही है, हर साल पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे जितने भी एसआईपी के भैया लोग हैं वो 30-35 हज़ार करोड़ आपका लगभग हर महीने जो एसआईपी का पैसा आता है, कुछ नए लोग जुड़ते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, तो ये सब मिला करके काफ़ी सारा हमारे और डीआईज और सब लोग मिल करके, और हर दिन नए इन्वेस्टर जुड़ रहे हैं जो मजबूती से एफआईज को एकदम डट के उसके सामने खड़े हैं कि हम किसी से झुकने वाले नहीं हैं, तुमको जितना पैसा निकालना हो, मेरे पास ऑलरेडी इतना पैसा है। मुझे तो ऐसा एक इनविजिबल जो लड़ाई है वो मुझे देखने को मिल रहा है, जो मुझे हर बार यही फील होता है जब एफआई, ऐसा नहीं है कि एफआई नहीं खरीदता है, एफआई अभी कुछ दिन पहले भी जब भी आप खरीदेगा तो डीआईज वहां से पैसा निकालेगा, जब एफआईज पैसा निकालेगा तो डीआईज खरीदेगा, उसको बैलेंस आउट कर देता है। तो एक इनविजिबल, ये पिछले मैं 2-3 साल से मैं हर दिन एफआईज की बाइंग और सेलिंग आप भी देखिए, और मैं तो देख ही रहा हूं कि कैसे ये हो रहा है। तो इसमें समझने वाली बात है कि क्या एफआईज वापस लौटेंगे कि नहीं। उनको भी लग रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत महंगा हो गया है। जनरली जब वो आते हैं तो वो अपना सारा पैसा लार्ज कैप में ही लगाते हैं,
या मीडियम लार्ज कैप में ही लगाते हैं। थोड़ा मोड़ा पैसा जो मीडियम में लगा दिए तो लगा दिए, अदरवाइज वो सब लार्ज में ही लगाते हैं पैसा, ठीक है। तो उनको लग रहा है कि यहाँ का बहुत इंडिया का जो मार्केट है वो इसका जो पी है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसको थोड़ा सस्ता होना देना के लिए वो ऐसा शायद कर रहे होंगे। लेकिन अभी एक्चुअल में बहुत रीजनेबल हो गया। उनको लग रहा है कि नहीं ताइवान सस्ता है, उनको लग रहा है कि नहीं सिंगापुर सस्ता है, उनको लग रहा है नहीं चाइना सस्ता है, पाकिस्तान सस्ता है। तो वो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन अपना जो नंबर है वो बहुत ज़बरदस्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारा इकोनॉमी बहुत बढ़िया है। सो इसलिए हमको अपने आप पे भरोसा करना चाहिए। लौट के तो आएंगे, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि हर आदमी को, कैपिटलिस्ट माइंडसेट का आदमी पैसा जरूर, पैसे से समझौता नहीं करता है और हर वक्त पैसे के बारे में सोचता है। हाँ, इमीडिएट रूप से हो सकता है कि एफआईएस को ये लगे कि एफआईएस को ये लगे कि मेरे ऐसा करने से जो मार्केट में पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगा और जो लोग हैं वो छोड़ के मार्केट भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यहाँ पे हर व्यक्ति का स्वागत है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, और पहले से, आज से नहीं, बहुत पहले से ही जो है एफआईएस वो आ रहे हैं, अपना पैसा डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या होगा ईरान और अमेरिका का। मेरे पर्सपेक्टिव, मेरा क्या व्यू है इसमें। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आज 22 तारीख है, 22 फरवरी से 28 फरवरी से लेकर के 28 अप्रैल तक 60 डेज हो जाएगा, जो कि 60 डेज तक ही ट्रम्प किसी पे लड़ाई झगड़ा कर सकता है, बम बरसा सकता है या कुछ भी कर सकता है। बट उसमें जो 15 डेज का सीज फायर है वो आज 22 तारीख को खत्म हो जाएगा। कल है 23 तारीख, 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक में अगर कुछ नहीं होता है तो ट्रंप को 29 अप्रैल को अपने ही अमेरिका के संसद भवन से ये आदेश पारित कराना होगा कि क्या हम लोग ईरान पे आक्रमण कर सकते हैं कि नहीं। और मुझे नहीं लगता है कि उसको कोई वोट करेगा कि तुम जा करके ईरान पे ये कर दो। अभी कुछ दिन पहले उड़ते उड़ते खबर भी आया था कि परमाणु बम का वो कोड ढूंढ रहा था। फिर एक्चुअली परमाणु बम को एक्टिवेट करने के लिए दो कोड होता है, जो वो एक कोड को ढूंढ रहा था ट्रम्प। तो फिर अमेरिका के जो सुप्रीम लीडर है, जो वहाँ के कमांडर हैं, जो चीफ हैं आर्मी के, तो उन्होंने मना कर दिया। वो समझ गए कि इनकी मनोस्थिति अच्छी नहीं है, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो ये अभी सिचुएशन बन रहा है, हर व्यक्ति को पता है कि उसका दिमागी हालत बिल्कुल सही नहीं है। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस ये 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का मोमेंट जो है आपको एकदम मैन्युटली आपको वॉच करना पड़ेगा कि कैसे क्या होगा। लेकिन अभी मार्केट में बहुत प्रेशर है। मैं हर दिन यही वीडियो में बोल रहा हूँ कि मार्केट में बहुत प्रेशर है। प्रेशर इन द सेंस ये है कि हर व्यक्ति को ये लग रहा है कि बस अब कुछ गुड न्यूज़ आए तो, मतलब मार्केट ऊपर भागने के लिए इतना बेताब है अंदर से, जो मुझे फील हो रहा है, जिसका कोई हिसाब नहीं। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि आप कोई नया एक टीवी लेकर के घर में रख दीजिए और 4 दिन 5 दिन तक, और बच्चों के सामने रहेगा तो कितनी उत्सुकता होगी कि उसको देखने के लिए कि उसका कलर कैसा है, उसमें साउंड क्वालिटी कैसा है, उसमें आखिर लोग दिखते कैसे हैं। लाइट ऑफ कर देते हैं तब टीवी की पिक्चर क्वालिटी वो कैसी होगी। तो ये सारा मतलब चीज़ जो है ना, वो कितना अंदर सोचिए दबा हुआ होगा, लेकिन टीवी बंद पड़ा हुआ है क्योंकि अभी तक ऐसा आदेश नहीं आया कि नहीं टीवी को खोल के दिखा दिया। तो वही स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ हो रहा है और ईरान और अमेरिका के साथ हो रहा है। तो इसमें देखिए, अमेरिका तो बीच में फंस गया इजराइल के कहने पे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि भला इससे कुछ नहीं होना है। अब जो ईरान भी है वो पूरा तना हुआ है कि नहीं भाई, हम इनरिच यूरेनियम नहीं देंगे किसी को, हम परमाणु बनाएंगे आगे जाकर के। वो इस बात पे आज भी स्टैंड कर लिया है, क्योंकि यही मात्र एक चीज़ है जो ईरान को आज तक बचाए रखा है और इतना मजबूती से ईरान खड़ा है, उसके पीछे इनरिच यूरेनियम ही है। इसके अलावा दूसरा इस पृथ्वी पे उसका कोई साथ देने वाला नहीं है। तो ये बात ईरान समझ चुका है और ईरान स्मार्टली ये भी जानता है कि 28 अप्रैल के बाद ट्रंप कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको वोट मिलेगा नहीं।
अमेरिका में ऐसा नहीं है कि हमारे लीडर हैं हमने वोट कर दिया, नहीं, वहाँ तो अगेंस्ट के भी लोग आएंगे, वोट करेंगे, और जो जिसका ज़्यादा बहुमत होगा वो काम होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ट्रम्प को वोट करेगा कि नहीं फिर से तुम जा कर के बमबारी करो। और वापस आते हैं बात इस टॉपिक पे, जो हमने कैप लगाया है। एक्चुअली हमने अभी नया यूट्यूब जो चैनल स्टार्ट किया है, तो हम अपने एक दो दोस्त यार जो मेरे काफ़ी करीबी हैं, तो उनको बताया। तो उनके कुछ फैमिली मेम्बर हैं जो यूट्यूबर हैं, और काफ़ी अच्छा उनका फॉलोअर्स है, मतलब लगभग 3-4 लाख फॉलोअर्स है उनका, और काफ़ी अच्छा अपना उनका सब ठीक ठाक है। तो मैंने उनको बताया तो बोले बहुत अच्छा है और ऐसा। और सडनली आज मुझे मेरे एड्रेस पे ये कैप मुझे मिला। पहले तो मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि उसने ऑर्डर किया क्या। फिर मेरे को शाम में बताया कि हाँ ये जो है ऑर्डर हो गया है और आप तक वो पहुंच जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने ये सोचा कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं किसी को बताऊंगा और कोई मेरे लिए कैप ऑर्डर करेगा और यहाँ पे लिखा हुआ होगा फिनट्यूब, ऐसा जो मेरे चैनल का नाम है। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब 5-6 सब्सक्राइबर में लोग अगर हमारे मित्र हैं और हमसे ज़्यादा मेरे चैनल के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छा लगता है। तो मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया कि भाई बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आपने मेरे बारे में सोचा। मैंने अपने यूट्यूब के बारे में इतना नहीं सोचा जितना आपने मेरे बारे में सोचा। सो उनको दिल से थैंक यू सो मच ये कैप के लिए। एंड फिर कल हम मुलाकात करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।